Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. चलो इसे सॉल्व करो तो 6 वेक्टर्स A2F, ठीक ना, ABCD E अब तक दे रखा है, हैव द मैग्नीट्यूड, ठीक ना, ABCD F क्या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसे क्या B + C करके तुम F बना सकते हो। एक एक ऑप्शन चेक करना है। सर सी करेक्ट। हाँ राइट, सर सी होगा। सर सी होगा। गुड। हाँ सर सी होगा। हाँ सी या नहीं होगा तो सर। गुड गुड, ठीक है। नीट में पूछा गया सी और सी, हाँ ठीक है। सी में डी और ई करने से, ठीक है, हम एफ बना सकते हैं। वेरी गुड। अब जैसे बी, पहला अगर एक एक करके ऑप्शन चेक करो, बी + सी, तो बी को प्लॉट करो, बी ऐसे है, फिर इसके बाद सी को प्लॉट करो, ठीक है। तो सी को प्लॉट करोगे तो सी यहाँ पर तुम्हारा हेड टेल वाला सीक्वेंस होना चाहिए ना, तो तुम्हारा सी यहाँ से होना चाहिए, ये बी, ये सी लिया। अब इसमें एफ कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ हमारा ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ ये क्या दे दिया हमें, ये एफ, ये तो हो गया बी + सी + एफ = 0 आ गया ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सिमिलरली बी करोगे, सिमिलरली सी चेक करोगे, तो चलो मैं एक सी चेक कर देता हूँ। डी हमारा ये रहा। ई वेक्टर देखो, ई वेक्टर कैसे है, तो ई वेक्टर हमारा इधर आएगा। फिर एक हम सीक्वेंस मेंटेन करते हैं, जैसे टेल हेड, फिर क्या करेंगे टेल हेड, और जो रिजल्टेंट होना चाहिए जैसे = में दे रखा है, तो ये रिजल्टेंट को बता रखा है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए। क्या एफ का ऑर्डर डिफरेंट है, देख लो एफ का ऑर्डर डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ये एफ हो गया, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, D + E = F। ओके, काफी सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं हम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, पहला वेक्टर एडिशन ओवेज कम्युलेटिव लॉ। वेक्टर एडिशन ओवेज कम्यूटेटिव, बता सकते हो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या हुआ, अगर a + b = b + A b + B = B + C। अगर हमारे पास a + b दे दिया, अगर कोई इसको b + a लिख ले तो भी सेम ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारा रिजल्टेंट a + b करे, चाहे हमारा रिजल्टेंट सेम ही आएगा अगर हम b + a करें। अब इसे प्रूफ कैसे करोगे, अब इसको तुम प्रूफ कैसे करोगे, सपोज ये प्रूफ करने के लिए दे दिया, तो इसे हम प्रूफ करके दिखाते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास दो वेक्टर है, ये वेक्टर a है और ये हमारे पास वेक्टर b है, ठीक है, और इसके दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। ओके, तो इन दोनों वेक्टर से थोड़ा सा इसको आगे ऐसे करके शिफ्ट करेंगे, फुल पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो ये चीज हमारा क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा, होगा कि नहीं, ये हमारा रिजल्टेंट बनाएगा। और ये रिजल्टेंट को a के साथ हम इसको अल्फा एंगल बोल देते हैं, ठीक है। कहने का तरीका ये हुआ हमारा वेक्टर एडिशन का, ठीक है। तो अभी पहला केस से हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे इसको ऐड करते हैं, वेक्टर ए और बी जिस ऑर्डर में था, हमने क्या किया, वेक्टर ए को ऐसे ऐड किया पहले। अब देखो इसका मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर पे, यहाँ का कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर पे हम इसको रखो और सेकंड ऑर्डर पे इसको रखो। यहाँ पे बी फर्स्ट ऑर्डर में है और ए हमारा सेकंड केस में
थर्ड सेकंड ऑर्डर पे। तो ए में पहले हम ए को रख लिया, फिर उसके बाद बी को रखना, तो बी को कुछ ऐसे करके रखोगे, वेक्टर बी को ऐसे करके रखोगे, ठीक है। तो एंगल तो यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ पे एंगल थीटा होगा। बताओ इसका रिजल्टेंट कैसे होना चाहिए, आर वेक्टर कैसे होना चाहिए, जैसे ये इस तरीके ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ना, तो ये सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। सीक्वेंस इसको अपोज करने वाला होना चाहिए रिजल्टेंट का। तो हमें यहाँ से आर वेक्टर कैसे लेना होगा, इस ऑर्डर में लेना होगा, ठीक है। और ये वाला एंगल क्या होगा, आर और ए के बीच वाला एंगल को क्या बोलेंगे हम, अल्फा। यहाँ से तो हमने पहला केस से निकाला। अगर हम सेकंड तरीके से इसको ऐड करें दोनों वेक्टर को, ठीक है ना, पहले अब ऑर्डर पे हम बी को रखेंगे, ठीक है। तो बी को रखो, बी वेक्टर, ये रखा तुमने बी वेक्टर, टेल हेड बी का रखा। फिर अब अगर आगे किसको ऐड करना है, ए को, ए वाला वेक्टर इसको लेके जाओ। अब ए को ऐसे रखना कि इसका टेल हेड मिले, पहले हेड पे टेल मिले, बी के हेड पे यहाँ पे टेल मिले, ठीक है। हमारा टेल हेड है तो आगे अब हमें टेल हेड मिलना चाहिए, टेल मिलना चाहिए। तो हम टेल बी का कैसे रखेंगे, ऐसे करके ए को रख देंगे, ये हमारा ए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हेड कर दिए, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो तो बताओ रिजल्टेंट किस ऑर्डर में, अभी ऐसे करके वेक्टर ऐड हो रहा है ना, तो अगर ऐसे करके रिजल्टेंट दे देंगे तो रिजल्टेंट तो रहेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। तो इसका अपोज करने वाला होना चाहिए, तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। तो बताओ वेक्टर के दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर थीटा हम लोग डिनोट कर रहे थे, तो ये एंगल हमारा थीटा होगा। और अल्फा एंगल क्या होना चाहिए, या तो हेड टू हेड मिले या नहीं तो टेल टू टेल मिले वेक्टर का, ये एंगल क्या होगा, अल्फा होगा कि नहीं, ठीक है। और देखो रिजल्टेंट, यही रिजल्टेंट है। तो दोनों केस का रिजल्टेंट को तुम देखो, पहले केस में, केस 1 में और केस 2 में, क्या दोनों का रिजल्टेंट सेम ही है, दोनों पैरेलल ही है, सेम मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो मतलब ये हमारा वेक्टर एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ओके। एक आता है वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ एसोसिएटिव, सेकंड देखे हम, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना, वेक्टर नहीं सर। वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव, ठीक है। अब इसको प्रूव करो कि वेक्टर लॉ जो होता है एसोसिएटिव होता है। अब तुम्हें क्या करना होगा, कुछ वेक्टर लेके आगे देखना होगा। सपोज मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक रिलेशन कि चलो इसको रख लो। एसोसिएटिव कैसे लगाते हैं, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करना था, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, मतलब इसको एसोसिएट कैसे करें, ऐसे कर सकते हैं, या तो पहले आप बी प्लस सी कर लीजिए, या नहीं तो ब्रैकेट में पहले ए प्लस बी कर लीजिए, तो भी आंसर क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। ऐसे ही एसोसिएशन हम डिफाइन करते हैं ना, 3 है तो या पहले ये 2 को जी जोड़ सर। लीजिए, या फिर थर्ड में से या आगे का फर्स्ट 2 जोड़ लीजिए, कैसे भी ऐड करने से सेम ही आंसर होना चाहिए। तो इसको अगर हमें ग्राफिकली इसको हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करें, मान लो कि हमारे पास वेक्टर है, मान लिया मैंने कुछ वेक्टर, स्टार्टिंग में मैं ये लेकर चल रहा हूँ, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। जब एसोसिएशन नहीं था तो जनरली ए लिया, फिर टेल हेड का सीक्वेंस ये सी, ठीक ना, ये हम अपने मन से ले लिया। और इसका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए बताओ, इसका रिजल्टेंट ये टेल हेड के ए टू अपोज सी। करने वाला होना चाहिए, ये वाला क्या रिजल्टेंट कहलाएगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट हमारा क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यहाँ पे मैंने कोई एसोसिएशन का अप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट ऐड कर दिया। अब हम एसोसिएशन के साथ चलते हैं, ठीक है, केस 1 के। अब इसी में केस 1, ठीक है, जब हमारा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक ना, पहले हमें बी प्लस सी को ऐड करना पड़े, तो ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ऐसे था, ये बी था, और इस हिसाब से 3 वेक्टर था, सी था, ठीक है। ये वेक्टर मैंने ऐसे दिया, तुम इस टाइप से जो पहला वाला जो सवाल है ना, ऐसे करके भी कुछ मान सकते हो, फिर इसके साथ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। एबीसी लिया। अब बताओ हमें पहले किसको ऐड करना है, यहाँ पे पहले हमें बी प्लस सी को बी करना और है, सी। बी और सी को, बी और सी इनका ये देखो टेल हेड सीक्वेंस कर रहा है, तो रिजल्टेंट कैसे बनाना होगा, ये रिजल्टेंट बताएगा, ठीक है। और ये रिजल्टेंट किसके बराबर होगा बताओ,
बी प्लस सी के बराबर होगा, वेक्टर बी प्लस सी के बराबर होगा कि नहीं? ठीक है, होगा सर। अब हमने ये Yes, बी sir. प्लस सी निकाल लिया, अब इसमें किसको ऐड करना है? ए को ऐड करना है। ठीक है, तो अभी हमारा ये क्या हो गया, ये वेक्टर ए हो गया और इधर हमारा क्या है, वेक्टर बी प्लस सी है। ठीक है, अब इसको कैसे ऐड करेंगे हम? तो इसको ऐड यही करेंगे ना, इसका अपोजिट ऑर्डर में देना है, तो ये रिजल्टेंट होगा। ये रिजल्टेंट किसके बराबर होगा हमारा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, यही आएगा कि नहीं? तो हम यहाँ से इन दोनों को मिला दें। अभी हमने ये वाला और ये इस वाले का किया, तो ये चीज हमें क्या मिला? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये रिजल्टेंट मिला। ओके, अब देखो जब हम डायरेक्ट कर रहे थे तो भी यही मिला, अभी की हमें फिर भी वही मिला। अब अगला हम केस सेकंड, जब हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करते हैं, इसमें हम ए और बी को हम फर्स्ट करते हैं, तो वही वेक्टर बना लो। तो हम वेक्टर ए जैसे था हमारा वेक्टर बी और ये हमारा वेक्टर सी था, तो सबसे पहले हमें किसको ऐड करना है? ए और बी को। ए और बी को ऐड किया, ये मिला हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हमें इस वेक्टर को किससे करना? अभी हमारा सिनेरियो क्या हो गया? ए प्लस बी वेक्टर और इस ये ऐड किससे हुआ? वेक्टर सी से। तो इसको और इसको मिलाना है ना, तो रिजल्टेंट मिल जाएगा, तो इन दोनों को हमें मिला देना। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट मिला। ये रिजल्टेंट क्या मिला? पहले हमारा ए प्लस बी ऐड किया हुआ था, उसमें हमने अब सी को ऐड कर दिया। अभी भी बताओ, केस 1 और केस 2 क्या आर सेम ही आएगा ना? तो इसका मतलब ये चीज हमारा क्या है, एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है। तो ये तुम्हारा बोर्ड टाइप का सवाल हो गया। यहाँ पे पूछा जाता है कि चलिए वेक्टर लॉ ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव को डिफाइन करिए। ठीक है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको ग्राफ के थ्रू ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सी सर। Yes, sir. चलो एक सवाल लेते हैं। ये सेंटर पे वो है, वेक्टर इधर से ए बी, उसके बाद वेक्टर, एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लेने दो फिर बनाना। ए सी जो होगा ए ओ प्लस सी, ए सी का डायरेक्शन ये ले लो। और सर क्वेश्चन क्या है? हाँ, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए बी प्लस ए सी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ए ओ। ठीक है, और पूछा गया फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n का वैल्यू क्या होगा? फाइंड आउट, ठीक ना, एफ ऑब्लिक ओ, इसका शॉर्ट फॉर्म है फाइंड आउट। चलो n का वैल्यू निकालो, क्या होगा? सर यहाँ पे ओ क्या है? वो सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल का ना सेंटर पॉइंट है, कट हो रहा है। ये जैसे ए ओ देखो एक वेक्टर डिफाइन है। ठीक है, ओ सी अंदर में डॉटेड करके सेंट्रल का, फिर ओ सी ऊपर की तरफ है, फिर तुम्हारा ए बी और ओ सी दे रखा है। और यहाँ पर तुम्हें निकालना है कि एन का क्या वैल्यू होगा, तो एन का वैल्यू फाइंड आउट करो। एक ना सी बी में भी कुछ एरो होना चाहिए। सारे आंसर 4 आंसर बता रहे हो सर ए बी बी सी एस सी इक्वल है क्या? हाँ हाँ, ये
इक्विलेटरल ट्रायंगल है तुम्हारा। सर बीसी का डायरेक्शन किस तरफ है? हाँ रुको, बीसी का डायरेक्शन बनाने को। बीसी का यूज आ रहा है क्या, एक बार करके देखो, बीसी का यूज आ रहा है क्या? बीसी के बारे में कुछ डिफाइन नहीं है सवाल में। देखो इसको कैसे करोगे, आंसर 4 बता रहे हो, आंसर गलत है, ठीक है, आंसर इसका 4 नहीं होगा। हाफ नहीं, सर हमसे नहीं हो रहा है। ओके हो जाएगा तुमसे। उल्टा आ गया, एक सीधा ले रहा हूँ, उल्टा हो जा रहा है। सर मैग्नीट्यूड n इक्वल टू 2, गलत। देखो इसको मैं बना रहा हूँ वापस से डायग्राम। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सबका साइड इक्वल है, ठीक है। ऐसे करके ये एरो तो क्लियर है, ये बता रखा है, ये ए बी का डायरेक्शन देख लो वेक्टर का, फिर ए सी का भी डायरेक्शन दे रखा है। ये बी सी में थोड़ा कंफ्यूजन है, सवाल में नहीं दे रखा है। ये सेंटर ओ है और यहाँ से एक बीच से जा रहा है, ये ओ ए, ऐसे करके वेक्टर है, ए ओ वेक्टर, ये इधर की तरफ है, इधर तुम्हारा ओ बी वेक्टर और एक ऊपर की तरफ तुम्हारा ओ सी वेक्टर, ऐसे करके फिर तुम्हारा ओ सी वेक्टर, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो बताओ ए बी वेक्टर लिखाओ, क्या लिखोगे? ए बी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर क्या ऐसे लिख सकते हो, ए ओ वेक्टर प्लस बी ओ, नहीं ओ बी वेक्टर। ओ बी बोलना और बी ओ बोलना दोनों में डिफरेंस है। एरो देखो ना, यहाँ पे टेल हेड चल रहा है ना, ये सीक्वेंस, तो ये समझ में आया? पहला जो इक्वेशन लिखा हूं मैं, पहला बी और बी माइनस करना पड़ेगा अगर तुम कोई बी ओ बोल रहे हो तो, ठीक है। अरे ट्रायंगल और ये पॉलीगन तो यही करते जा रहे हैं ना, करते आ रहे हैं कितने लेक्चर से, ऐसे करके चल रहा है ना हमारा। ये ए है, ये ओ सर है, ये हमारा बी है, तो देखो हाँ ओ बी और बी ओ में डिफरेंस। ओ बी ये हुआ, ठीक है। अगर ये स्टार्टिंग ओ है ना, ये सेंटर ओ है, तो ये ओ बी ऐसे करके हुआ। अगर कोई इसको बी बी ओ लिखेगा, ठीक है, अगर कोई इसको बी ओ लिखेगा वेक्टर, तो ये सेंटर ओ नहीं, फिर तो तुम्हारा डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, फिर तुम्हारा डायरेक्शन ये करना पड़ेगा ना। समझ में आया? एकदम उल्टा करना पड़ेगा, ओ बी को अगर तुम्हें माइनस लगाना पड़ेगा तो ये बी ओ, तब ये तुम्हारा बी ओ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, वो इसी में क्लियर हो जाएगा। पहला इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा इक्वेशन लिखाओ, इसको ऐड करना था ए सी। चलो अब हम ए सी को ऐड करते हैं। ए सी के बराबर, ए सी को क्या लिखेंगे बोलो, डायग्राम देखकर बताओ, ए सी को क्या लिखेंगे? एओ प्लस ओसी, एओ प्लस उसी, ओ सी लिखेंगे। ये इक्वेशन 2 हो गया। क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू क्या लिखोगे, ट्वाइस एओ प्लस ओ बी प्लस ओ सी, यही बोलोगे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें ए बी प्लस ए सी निकला था, मतलब ये चीज तो तुम्हें आ गया। राइट साइड में तुम्हारा आंसर है 2, और वो भी किसके टर्म में बताना है, ए ओ, और ये ए ओ कितने टाइम से ये करना है। इसका मतलब है कि तुम्हारा टारगेट है ओ बी और ओ सी को किसमें कन्वर्ट करना है, ए ओ में। ओ ए तो ऑलरेडी है, बताओ ओ बी और ओ सी, ओ बी हमारा ये रहा और ओ सी हमारा ये रहा, एस बीसी होगा, बीसी हो जाएगा। अब बीसी हो जाएगा, बीसी का ना एरो होना चाहिए यहाँ पे, एरो नहीं, मतलब ये डायरेक्शन फिर तो लिखोगे तुम। नहीं दे रखा है ना, तो थोड़ा सा चलो नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, अगर दे रखता तो थोड़ा ठीक रखता। तो यहाँ पर इसको देखो एक बार, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो तुम, ठीक है। ऐसे करके अगर हम इसको बनाए,
ऐसे करके देखो, ये ओ बी वेक्टर है, ठीक है, और इधर हमारा क्या है, ये ओ सी वेक्टर है, और ये वाला क्या बताओ हमारा ओ ए वेक्टर है, एक हमारा ये ए ओ वेक्टर है, ऐसे करके एक वेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, ए ओ वेक्टर ऐसे करके। क्या इसको रेक्टेंगल वगैरह कुछ बना सकते हो, ट्रायंगल वगैरह बना सकते हो? सर बीसी होगा। अरे बीसी तुम बना दोगे तो तुम्हें फायदा कहाँ मिला, तुम्हें तो एओ के टर्म में चाहिए ना आंसर। हाँ सर, एओ होगा। हाँ, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ हमें, इसको ट्रायंगल को कुछ बनाकर दिखाओगे तभी तो मानेंगे ना, इसको कैसे लिखोगे, इसको ट्रायंगल बनाओ, बनेगा क्या इन तीनों से ट्रायंगल? सर ट्रायंगल तो नहीं, पर पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर इसको एओ को एक्सटेंड कर दिए तो हो जाएगा। ए ओ को आगे इधर बोल रहे हो, ओ ए कर हाँ दोगे सर। तुम, ओ ए कर दोगे तो ये इनका रिजल्टेंट हाँ हो जाएगा। ओके, देखो इसको ऐसे करो, सर एओ को आगे करके उसी को नीचे करके सर ट्रायंगल हो सकता है। एक सेकंड, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है ये। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो ऊपर सेंटर में दिख रहा है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, ये हमारा हो गया इधर, इसको ओ सी, ठीक है, इधर की तरफ इसको ओ बी, ये सेंटर से लिख रहा हूँ, ठीक है, इस वेक्टर को ओ बी जैसे करके लिखा, नीचे वाले को, ऊपर वाले को ओ सी, इसको ओ बी। अब ये ए ओ है, इसको अगर मैं ए ओ को अगर मैं ओ ए लिख दूं तो ये एरो क्या उल्टा हो जाएगा, ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या चेंज करना पड़ेगा ना हमें। बाकी सब तो ठीक था, इसको ओ सी बोल रहे थे, इसको ओ बी बोल रहे थे, तो इसको हम ओ ए कैसे बोलेंगे, इसका एरो उल्टा है ना, रिवर्स ऑर्डर में है, तो इसे हम क्या कर देंगे, आया बात समझ में, ए ओ ना बोल के ओ ए बोल सकते हैं, बताओ। जी सर। बोल सकते हैं। हाँ जैसे सर। जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, अगर ये वेक्टर तुम्हारा ओ ए है, ठीक है, अगर तुम्हें ए ओ चाहिए, ए ओ चाहिए तो तुम क्या कर लो ना, इसमें माइनस लगा दो, एक माइनस का डिफरेंस होता है, मतलब अगर माइनस लगा दिए तो एरो तुम्हारा जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो पहले था वो सर उल्टा हो जाएगा। हाँ, सर लेकिन ओसी और ओए एक ही लाइन पे आएगा क्या? एक ही लाइन पे तो जुड़ा हुआ ही है एकदम, रेक्टेंगल, ये जो ट्रायंगल है इसके तो एकदम सेंटर पे ही है, सेंटर से ही लाइक कर रहा है, नहीं है एक ही पॉइंट पे तो है तीनों। नहीं सर, एक ही लाइन पे आ जाएगा, नहीं तो आएगा, नहीं आएगा सर। सर आपने एक लाइन पे आ गया। एक लाइन पे कहाँ आएगा, अरे इन तीनों के बीच में एंगल बताओ कितना है, 120 डिग्री आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो टोटल एक पॉइंट पे 130 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री होता है ना, इसको 3 डिवीजन करोगे तो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री आएगा, हाँ सर। जी ठीक है, सर। तो ये ऐसे हो गया। तो अभी बताओ इनको हम क्या लिख सकते हैं, अभी देखो एक ही पॉइंट से, और क्या ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या हम बोल सकते हैं, समेशन जीरो हो जाएगा। क्या हम ये बोल सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी बोल सकते हैं ना, सेंटर पे है तो ये सब तीनों इक्वल है जी मैग्नीट्यूड जी में, सर। तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो क्या, ओ हाँ ए सर। प्लस ओ ए प्लस ओ बी प्लस प्लस ओ सी इक्वल टू 0 बोल सकते हो क्या इसको, जी इसको सर। 0 बोल सकते हो क्या, कल के क्लास में हम यही चीज तो देख रहे थे, इसको हम 0 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, हाँ सर। एक पॉइंट हाँ से सर। जितना भी। सर हाँ, सर इक्वल कैसे हुआ? अरे एक 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 चीज बताओ मुझे, एक रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है, सपोज ये हमारा 5 सेंटीमीटर का है, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी 5 सेंटीमीटर का है। अब इसका कहीं इससे भी एक पॉइंट निकालो, इसके पैरेलल इससे भी एक पॉइंट निकालो, और इससे भी एक पॉइंट निकालो, ये जो सेंटर पे कट करेगा, क्या ये तीनों लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, हाँ सर सर होगा होगा, सर। पर सर होगा सर सर। तभी होगा। होगा जब सर ये मतलब जो लाइन आपने इक्विलेटरल, ड्रॉ किया ये एंगल हाँ बाइसेक्टर हुआ तो ही होगा सर। हाँ बिल्कुल, ये एंगल बाइसेक्टेड पे है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ लैंग्वेज में मैंने नहीं लिखा, वो तुम्हारा एंगल बाइसेक्टेड पे कर रहा है, तो इतना इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या लिखोगे तुम, यहाँ से क्या लिखोगे, ये देखो इधर क्या हमें क्या क्या रखना है, ओ बी प्लस ओ सी को रखो, ओ बी प्लस ओ सी को लेफ्ट हैंड लिखो, इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस ओ ए आ जाएगा, क्या माइनस ओ ए को माइनस हटाने के लिए
AO लिख सकते ओ क्या यहाँ पे लिख माइनस सकते AO लिख सकते हैं, माइनस AO लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो ये AO हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, अगर ओ ए वेक्टर है, अगर तुम इसको AO लिखोगे तो एक माइनस लगा देना आगे, तो ये चीज तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, ओ ए था तो एक माइनस लगा दिया, AO एक माइनस ऑलरेडी पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, AO हो गया। तो अब हम ऊपर में क्या लिख सकते हैं, ये दोनों हमारा किसके इक्वल हो गया, AO के इक्वल हो गया। तो ये चीज क्या हो जाएगा, ट्वाइस AO प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा AO, और तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो ये क्या हो जाएगा 3AO हो जाएगा। तो n का वैल्यू पूछा है ना, दोनों को कंपेयर कर लो, जो तुम्हारा ऊपर वाला जो सवाल था, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से n का वैल्यू 3 हो जाएगा। 3। ठीक है, तो जी सर। हाँ, तो पॉलीगन के ऊपर अच्छा सवाल आता है इस टाइप में। सर OA प्लस OB प्लस OC इक्वल टू 0 जो लिखा है ना सर, उस थ्योरी को एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके, यहाँ पे बताओ, ये कल पढ़ाया था ना n इक्वल टू 4, एक लेके पढ़ाया था n इक्वल टू 3, ये n इक्वल टू 3 लेकर चलो। ठीक है, n इक्वल टू 3 ये कल समझाया था। एक ही पॉइंट से वेक्टर एक इधर है, वेक्टर एक इधर है, एक ही वेक्टर है, सेम पॉइंट से 3 अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, ठीक है, तो ये चीज से तुम क्या बना लोगे, क्या क्या, हाँ मैग्नीट्यूड, अरे ट्राइंगल का एंगल बाय सेक्टर पे है, ये एकदम सेंटर पॉइंट है, ऐसे करके इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा इससे। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ से जा रहा होगा, एक तरफ वेक्टर इधर है, वेक्टर एक तरफ इधर है, तो देखो इसी को हमने कन्वर्ट करके क्या बना लिया था, एक ट्रायंगल बना लिया था। अब ट्रायंगल देखो तीनों सेम ही ऑर्डर में आ गया कि नहीं सेम ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना, यही चीज तो हमने यहाँ पर किया है, जैसे यहाँ पे हमारा OA है, फिर उसके बाद क्या है OB था, फिर एक इधर क्या था OC था, इधर C था OB। ठीक है, यही काम तो हमने किया था, फिर हम नहीं लिख सकते हैं OA प्लस OB प्लस OC इक्वल टू 0। ओके, कोई फिर n इक्वल टू 4 पे भी देखो यही काम किया था, फिर तुम्हें बताया भी था n इक्वल टू 5 और 6 पे तुम खुद से कर लेना। ठीक है, चलो एक और सवाल करवाता हूँ। ऐसा सवाल ना DPP के अंदर दूंगा, क्योंकि इसका ना डायग्राम क्लियर होना चाहिए। SC वर्मा में एक ना रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है ना, आज वो तुम लोगों के लिए होमवर्क है, जिसके पास भी SC वर्मा है उसको ट्राई करना, डिस्कशन उसका चला। हाँ सर वो वाला क्वेश्चन क्या, जिसका 2 वेक्टर दिया हुआ रहता है और बाकी सब वेक्टर निकालना पड़ता है। 2 वेक्टर गिवन हो, अब बाकी का मतलब सवाल भेजोगे तभी तो समझ में आएगा, मैं समझ नहीं कौन सा क्वेश्चन है एचसी वर्मा का? SC वर्मा में पॉलीगन वाला होगा, अभी मेरे पास बुक थोड़ा दूर में है, तो मैं क्लास के एंड तक मैं बता दूंगा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। वहां पे देखना रेगुलर हेक्सागोन होगा, 15 या 16 नंबर में तुम्हें नजर आएगा वो। ABC एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, ट्रायंगल है। ओके, अब ये देखो हर एक कोई एंगल बाइसेक्टर पे ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी यहाँ पे P है, ये एरो है, ये वेक्टर BC का एरो है, और फिर वेक्टर AC का एरो है, और यहाँ वेक्टर R है, और यहाँ पे वेक्टर Q है। बोला गया वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC इक्वल टू है n टाइम्स ऑफ वेक्टर AP। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या होगा, ये सवाल IIT में आया हुआ। सर पेज नंबर बता देना। हाँ ठीक है, मैं सारा बता दूंगा। AB प्लस AC इक्वल टू n टाइम्स ऑफ AP, और ना तुम्हें वेक्टर जो है कंप्लीट SC वर्मा बनाना है। ठीक है ना, वेक्टर SC वर्मा अगर तुम बना ले तो सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है फिर फिजिक्स में तुम्हें वेक्टर में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है, चाहे नीट वाले हो या JEE वाले हो। अगर नीट के पास बुक नहीं है तो मैं बुक्स का क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, तो वहां से ट्राई करोगे, और सारा डिस्कस भी करेंगे हम। तो यहाँ से AB सर वो क्या लिखे n टाइम्स
n टाइम्स AD ऑफ AP, AP, अच्छा हाँ सर। n टाइम्स ऑफ AP। ये वेक्टर AB इक्वल टू देखो ये जो P पॉइंट से है ना, वेक्टर का एक डायरेक्शन PC ऊपर की तरफ है और PB नीचे की तरफ है। अभी मैं डायग्राम सही कर रहा हूँ। फिर AC जो है, AC ये है हमारा AP, AP और PC। हाँ ठीक है, अब कर लोगे। अब सवाल कंप्लीट है। इसे करो तो मैं इससे वर्मा देखता हूँ। देखता सर BC का डायरेक्शन किस तरफ है? कितना होगा आंसर? सर BC का डायरेक्शन किस तरफ है? दोनों तरफ एरो दिया है सर तो अपने। P पॉइंट से, P पॉइंट से, ये P पॉइंट से देखो, PC ऊपर की तरफ है और PB का नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे ये सब सवाल पूरा का पूरा एरो पर डिपेंड करता है कि एरो कैसे दे रखा है। अपने अकॉर्डिंग एरो को लेकर नहीं चलेगा। सर 0 होगा क्या? नहीं, सर R और Q के एरो नहीं है क्या? R और Q। सर RB और CQ का एरो। SCB में तुम्हें क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है। चलो इसको मैं सर बता देना। 4 आंसर गलत है। चलो देखते हैं क्या है आंसर। चलो सबसे पहले AB बताओ क्या लिखोगे? टू AB आएगा क्या? 2 आएगा। N का जो आंसर होगा N इक्वल टू 2 आएगा। हाँ सर 2 आएगा। ठीक है। चलो AB, इसका करने का एक ही तरीका होता है। बहुत ज्यादा सवाल करोगे ना तो तुम्हें दिखने लगेगा आंसर। ठीक है, तो जैसे AB करोगे तो AB को हम कैसे लिख सकते हैं, और वो AP के टर्म में लिखना है, तो हम चाहेंगे अधिक से अधिक हम AP को इंक्लूड करें। तो AB को क्या हम ऐसे करके लिख सकते हैं, AP वेक्टर प्लस PB वेक्टर। ठीक है, तो AB क्या हमारा रिजल्टेंट का काम करेगा, टेल हेड वाला कॉन्सेप्ट। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। फिर अगला AC लिखो। सर हाँ, AC को हम क्या लिखेंगे, AC को क्या लिखेंगे, AP प्लस, क्योंकि हमें AP तो चाहिए ही चाहिए, तो AP हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, AP प्लस PC। PC से। हाँ, समझ में आया? अब देखो ये इक्वेशन कोई और तरीके से भी AC लिख सकता है। ठीक है, लेकिन उससे कंफ्यूज मत करना। तुम्हें ये करना कि AP हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या करो, इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, AB प्लस AC इक्वल हो जाएगा हमारा 2AP। ठीक है, प्लस PB प्लस PB प्लस प्लस PC। PC। अब बताओ PB और PC का ऐड करके बताओ क्या होगा, PB 0 और PC। 0 एक ऊपर की 0 तरफ है, एक नीचे की तरफ, और क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा, लेंथ बराबर होगा कि सेम नहीं? होगा सर। सेम सेम होगा। होगा। सेम होगा सर। सेम होगा सेम सर। होगा, तो तुम ना इसको ऐसे लिखोगे, AB प्लस AC इक्वल टू 2AP, और यहाँ पे लिख देना कि PB इक्वल टू माइनस ऑफ PC। ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हमने यूज किया, तो ये वाला टर्म हमारा क्या आ गया, इधर 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा AB प्लस AC इक्वल टू
2 इंटू ए पी है क्या। अब इसको हम मेन जो सवाल था उसे इक्वेट कर लेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो एक बार एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 12 देखना, इसका डिस्कशन हम कल करेंगे। तो इससे रिलेटेड सर एससी वर्मा का सर क्वेश्चन सर ये देना सर। अच्छा सवाल सेंड कर दूंगा, ठीक है। सर सेंड ठीक कर है, देना और सर। उसमें देखना एरो डायग्राम वगैरह सब अच्छे से क्लियर होगा, ठीक ना, उसके अकॉर्डिंग करना। चलो अभी हम अब क्लास को और आगे करते हैं, बुकलेट सब में भी देखना हो जाएगा। वर्मा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, वर्मा जी नहीं है तो मैं सेंड कर दूंगा। अगला हम देखते हैं subtraction of two वेक्टर। एडिशन जैसे था वैसे सेम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। एससी वर्मा में एरर एनालिसिस का है सवाल, लेकिन बहुत कम होगा, इनिशियल में ही होगा। तो अब देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का भी ध्यान दो। अब पहले हम क्या कर रहे थे, दो वेक्टर था ऐसे करके, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या होता था, ये थीटा हो रहा था। अब हमें पूछा गया रिजल्टेंट निकालिए आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करने का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो रिजल्टेंट हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से यहाँ पे ऐसे करके इसका मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा हमारा। तो हमें इसको करना क्या है, जैसे हम पहले कर रहे थे एज इट इज वैसे ही हम करेंगे। तो जैसे वेक्टर ए था और ये जो माइनस है ना, यहाँ पे प्लस लगा लो, इधर माइनस कर दो, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सेम ही हुआ ना। जी हाँ सेम। तुमने प्लस करके माइनस कर दिया, अब बी के सामने तुमने माइनस कर दिया, तो ये बी जो है ये आगे की तरफ है, तो हम यहाँ पे माइनस वाला हम कैसे करेंगे, तो हम पीछे लगा देंगे, जी से उल्टा हो जाएगा। उल्टा लगा देंगे। इसको बी को हम जस्ट ऐसे करके हम पीछे लगा देंगे, ठीक है। ये वेक्टर बी हमारा इधर आ गया, ओके। अब बताओ कि ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। वो किसी भी वन लाइन पे कितना होता है, किसी भी एक तरफ ऐसे करोगे तो 180 डिग्री बनता है, वही कॉन्सेप्ट। अब बताओ, अब ये वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी है, अब ये वाला वेक्टर खत्म हो गया, ठीक ना, इसको मैंने पीछे की तरफ लिख दिया। अब बताओ यहाँ से तुम्हें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट तो वेक्टर के बीच से आता है, तो तुम क्या करते हो, इसको पैरेललोग्राम बनाने का कोशिश करते हो। तो जैसे वेक्टर बी को कुछ ऐसे करके नीचे प्लॉट करोगे ऐसे करके, ठीक है, और ए को कुछ ऐसे करके प्लॉट करो। तो बताओ रिजल्टेंट तो इन दोनों वेक्टर के बीच से निकल के आएगा, हाँ सर। आएगा हाँ रिजल्टेंट। सर। अब हम पहले भी क्या करते थे, ए के साथ ही डायरेक्शन देखते थे ना, ए के साथ। तो चलो ए के साथ डायरेक्शन देख लो, और इसको हम क्या बोलते थे, अल्फा, देखते थे कि नहीं, ठीक हाँ है। सर। इसको मैंने अल्फा बोल दिया, और इधर की तरफ आपका वेक्टर क्या है, वही आपका वेक्टर माइनस बी अब इधर आ गया। अब बताओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखाओ कि क्या होता है, ठीक ना। अब हम जो पहले वाला जो रिजल्टेंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कर रहे थे ना, उसी से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे यहाँ बी के जगह पर क्या लिख दो, माइनस बी लिख दो यहाँ पे, ठीक ना, बी के जगह पे माइनस बी लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक काम करो, ये तो डायरेक्शन हमने चेंज इधर कर ही दिया, तो माइनस ये बस हम एंगल ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखते थे ना, cos। अब थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे बताओ, अब थीटा थीटा थोड़ी ना रहा, अब थीटा हो गया हमारा 180 माइनस 180 डिग्री थीटा। माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया, ओके। तो बताओ ये चीज क्या हो जाएगा, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो गया कि नहीं। हाँ, ये हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। जब हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा तो बस हम एक माइनस लगा देते हैं 2ab cos थीटा के साथ। अगर यही पर अगर हमसे पूछा ये tan अल्फा, बताओ tan अल्फा निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सेम तरीका जो हम पीछे कर रहे थे, पीछे क्या कर रहे थे बताओ, b याद है कुछ, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा,
तो यहाँ पर हम b साइन थीटा की जगह पर हम लिख देंगे 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आना चाहिए आप लोगों को। तो साइन 180 माइनस थीटा बताओ कितना होता है? साइन थीटा। हाँ, ये होता है b साइन थीटा। जिसको इसमें प्रॉब्लम है वो फार्मूला देख लेना ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, फिर ये a, अब देखो b cos माइनस थीटा कितना होता है? माइनस b cos थीटा। cos थीटा। देख लो क्या डिफरेंस है यार, दोनों फार्मूला में तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये अल्फा क्या है हमारा? अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर बी। चलो ठीक है, अगर आगे तुमसे और पूछा जाए इसी में, चलो नोट पॉइंट करके अब लिखना स्टार्ट करते हैं कि बताइए कि रेंज का ये रिजल्टेंट का रेंज क्या होगा? रिजल्टेंट का रेंज क्या होगा? जैसे हम पिछले बार कर रहे थे ना, एडिशन जब कर रहे थे तो हम a plus b फैक्टर r हाँ, तो इसका a minus रेंज, रिजल्टेंट का रेंज यही हो जाएगा ना, वेक्टर a प्लस बी सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और यहाँ से क्या लिखोगे? वेक्टर a माइनस वेक्टर बी। यही लिखोगे। और ये चीज हमें कब मिलने वाला है और ये चीज हमें किस थीटा पे मिलने वाला है बताओ? अब इस फार्मूला में a माइनस बी कब मिलने वाला है तुम्हें? सर a माइनस b कितना? थीटा 0 पे। 0 पे माइनस बी और 180 डिग्री में a+b। यहाँ पे 180 डिग्री में। अब बताओ कि अगर तुमसे पूछा जाए कि बताइए, अभी हम सारा चीज सब्ट्रैक्शन में कर रहे हैं कि सर उल्टा हुआ थीटा। थीटा उल्टा लिख दिया था। थीटा 0 हुआ तो प्लस होगा। नहीं तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है? गलत कर रहे हो, एक एक करके लिखो। क्या मैंने जो लिखा वो ठीक लिखा है? चलो एक लिख करके बताता हूँ, एक साथ ही मैंने लिख दिया मुझे। चलो तुम ही बताओ, जब हम थीटा, ठीक है केस 1, जब थीटा 0 डिग्री लेते हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रैकेट सर, में a मैंने माइनस, तो सर एडिशन वाला कहा था। एडिशन नहीं चल रहा है ना, अभी सब्ट्रैक्शन चल रहा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ जो भी प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन का, तो ये क्या हो गया? a माइनस बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे करके मैग्नीट्यूड करके लिख दिया तो उसमें कंफ्यूज मत करना। ठीक है, बात बराबर ही। तो अब ये r बराबर यहाँ से मिला हमें a माइनस बी, और फिर निकाल लो केस 2। अगर थीटा का वैल्यू डाल लो 180 डिग्री, तब बताओ रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा हमारा a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्टेंट आ गया a प्लस बी। और चाहो तो 90 डिग्री वगैरह भी लेकर सॉल्व कर सकते हो। केस 3, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो बताओ रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। बताओ इन तीनों में से कौन सबसे बड़ा है? a माइनस बी। बड़ा A पूछ रहा हूं ना, a प्लस बी। b ये वाला तुम्हारा मैक्स आएगा रिजल्टेंट। जब एक थीटा 180 डिग्री होगा तो बोलोगे रिजल्टेंट जो आएगा तुम्हारा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, जब तुम्हारा थीटा 0 हो तो रिजल्टेंट क्या आएगा? मिनिमम आएगा। ठीक है, ये देखो ये डिफरेंट आया कि नहीं उससे, एडिशन से। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट देता है। उल्टा हो गया सर। हाँ, एकदम उल्टा हो गया। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं केस 4।
केस 4 अगर मैं दे दूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, दो वेक्टर अगर इक्वल कर दूं तब बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट क्या आएगा? वहां पर भी हम ये चीज निकाल रहे हैं, ठीक है, ये चीज क्या निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट हम निकाल क्या रहे हैं ये बताओ। यहाँ पे आर सब लिख देता हूँ, एस यू बी सब्ट्रैक्शन, वो हम क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा? A plus B. ये प्लस बी। चलो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सर a sin theta by 2 ए साइन थीटा बाई 2, एक चीज और छूट गया, 2a साइन थीटा बाई 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है फॉर्मूला। अरे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, इतना कंफ्यूज नहीं करना है इसमें, यहाँ पे वैल्यू रख दो, a और b दोनों बराबर है ना, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, a के टर्म में लिख लेते हैं, b को भी a लिख दो, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, 2a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस cos थीटा आएगा, ठीक है। और बताया था 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता था बताओ, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, और साथ में 2 भी आता है क्या यहाँ पे, ये चीज कौन बताएगा, साथ में 2 भी आता है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और 1 माइनस cos थीटा है ना, तो यहाँ पे इसकी जगह पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्या हो गया, रूट में आ जाएगा 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, अगर ये बाहर निकलेगा तो 2a साइन थीटा बाय 2 आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, देन रिजल्टेंट में अगर वेक्टर हमें a माइनस बी पूछा गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसीलिए लिखा हूँ, अगर b माइनस ए होता तो भी, तो हमारा ये रिजल्ट कितना आ जाता बताओ, 2a साइन थीटा बाय 2, माइनस क्यों किया, या नहीं तो क्या माइनस क्यों किया सर रिजल्टेंट के लिए? a माइनस बी क्यों किया, ये पूछ रहे हो ना। अब यहाँ तो हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, एडिशन थोड़ी ना, ये सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन को बता रहा है। अब बताओ अगर कोई b लेके करता तो वो भी आंसर क्या बोलता, 2b साइन थीटा बाय 2 होता कि नहीं, ठीक है, होता सर। हाँ ये पॉइंट याद रखोगे। अब चलो एक चीज और बताओ, अगर मैं अगर यही चीज अगर रिजल्टेंट इक्वल टू a प्लस बी कर रहा था तो बताओ क्या रिजल्ट है, एक साथ लिख लो 2a, यहाँ पर क्या रहा था 2a cos theta by 2 हाँ यहाँ पे या नहीं तो 2b cos थीटा बाय 2। चलो अब हम अल्फा पे बात करते हैं, जब ये एडिशन तुमने पढ़ा था तो अल्फा बराबर क्या बोला था, याद है, थीटा बाय 2 बोला था कि नहीं, अगर दोनों वेक्टर सेम हो, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल थीटा बाय 2, हाँ ठीक है ऐसे करते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा बाय 2, ठीक है ना। अल्फा इक्वल टू थीटा बाय 2 मतलब क्या है, अगर दो वेक्टर हमारा ऐसे था, वेक्टर ए था वेक्टर बी था, ठीक है, इस ये एंगल स्टार्टिंग में थीटा था, इससे बीच से रिजल्टेंट निकला, और ये वो केस है कि जब दोनों सेम ही है, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू, इस वाला केस में, तो तब जो हमारा जो रिजल्टेंट आता है, ठीक है, वो कहाँ से निकलता है, एकदम इक्वली निकलता है, ये मैं सवाल के थ्रू समझाया था, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगा, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री करना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये जो एंगल निकलेगा वो एंगल किससे निकलेगा बताओ, हमारा थीटा बाय 2, और ये भी क्या निकलेगा थीटा बाय 2, एकदम बराबर निकलेगा। अगर मैं इसको नीचे से अल्फा बोल दूं, अगर इसको मैं बीटा बोल दूं, मतलब आर और बी के साथ एंगल क्या है हमारा बीटा है,
और आर और ए के साथ एंगल अल्फा है, तो मतलब दोनों क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा बाई 2। ये तो चलो हमारा एडिशन था। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा बताओ अल्फा। ये तो हमारा एडिशन काम कर रहा है। अब देखो सब्ट्रैक्शन में, ये डायग्राम पे आने दो। तो सब्ट्रैक्शन में ये क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल है ना, तो अल्फा क्या हो जाएगा, जो गिवन थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर, उसका हाफ हो जाएगा, मतलब 180 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ से जो 180 हम माइनस थीटा बाई 2। हाँ, यहाँ से जो हम अल्फा बीटा निकालेंगे वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, और इसका क्या करना होगा हमें, हाफ, इसका हम हाफ कर देंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, आया समझ में। जी सर। sir. Good, चलो एक और चीज, एक कौन सा केस था ये, 4 5, ये सब सवाल ना एकदम डायरेक्ट सवाल के थ्रू पूछे जाते हैं, यहाँ पर मैं केस बनाकर करवा रहा हूँ। केस 5, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए का इक्वल है वेक्टर के बी के भी मैग्नीट्यूड के, और ये इक्वल है आपका वैल्यू, चलो पहले हम निकाल लेते हैं इसे, ए प्लस बी के, ठीक है। हेलो, समझ में आया, ए प्लस बी क्या होता है, रिजल्टेंट। तो बताओ एंगल थीटा कितना आता है, थीटा कितना आता है, मैंने बोला था ये सब चीज याद रखना। एक वेक्टर ए है, ठीक ना, ये सब इक्वल है, चलो इक्वल वेक्टर है ना, ये वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और इससे वेक्टर रिजल्टेंट आर निकला, ये सब आपस में इक्वल है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो एंगल वेक्टर एंगल कितना होता है, ठीक है। तो इन तीनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, ठीक ना। वो तुम ऐसे करोगे, ये वाला तो मैंने एडिशन वाला करवा ही दिया था, बताओ क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट आता है, अगर दोनों वेक्टर हो तो बताओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया था, 2a cos थीटा बाई 2, ये बताया था ना, ठीक है, 2a cos थीटा बाई 2। और ये रिजल्टेंट किसके बराबर है बताओ, इसको a के बराबर कर लो, कर सकते हो क्या, यहाँ से हम इस वाले a को और इस वाले a को कैंसिल आउट कर दे। अब देखो हम डायरेक्ट, हमें याद था ये रिजल्ट 2a cos थीटा बाई 2 होता है, ठीक ना, जब दो वेक्टर सेम हो तब हम थीटा निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे बताओ, तो यहाँ से cos थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ बताओ cos का किस वैल्यू के लिए हाफ होता है, 60 डिग्री के लिए ना, तो इसको हम पाई बाई 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ से cos और cos कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 3। तो बताओ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है। 120। हाँ, ये तुम्हारा कितना होता है, 120 डिग्री। अगर दो वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर सेम हो और उसका रिजल्टेंट भी सेम हो तो 120 डिग्री होता है। अब वो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, ये आईटी में सवाल पूछा गया, अब मैं पूछ रहा हूँ कि आगे कि बताइए a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, सर इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब ये तुम्हें किसके लिए, इसी थीटा इक्वल टू 120 डिग्री के लिए, इसको ना लैंग्वेज के फॉर्म में आया करवाओ, पहले इसको करो। अब 120 डिग्री पे निकालो ना, a माइनस बी का वैल्यू कितना आएगा, सर
हाँ, रूट 3 a sin थीटा। √3a आएगा ना, सिर्फ √3 √3a आएगा। सर यहाँ पर ए तो का मैग्नीट्यूड सर a माइनस बी का बराबर होगा क्या? देखो यहाँ पे ये आ गया, ये थीटा। अब तुम्हें a माइनस बी पूछा जा रहा है 120 डिग्री पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम निकाले, इसको मैं अभी सवाल के फॉर्म में करवाऊंगा, आईआईटी में पूछा गया था, तो अगर हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो इसको भी एक बार देख ही लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab cos 120 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि स्टार्टिंग से बोला जा रहा है a इक्वल टू b है, ठीक है। तो एक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो, √3 है राइट आंसर। तो इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ से क्या बोलोगे, √a² प्लस a² माइनस 2a², और cos 20 का वैल्यू कितना होता है, cos 120 का वैल्यू 120 डिग्री का वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हाफ लिखोगे, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल आउट करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3a² हो जाएगा, तो a बाहर हो जाएगा, a√3 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर होगा। तुम्हें ना ये अगर समझ में नहीं आया कि हम क्या किया, ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, तो यहाँ पे एक केस बना के ना मैंने एक आईआईटी का सवाल डिस्कस कर दिया। वो सवाल क्या है, इफ the sum of two unit vectors is a unit vector, sum of two unit vectors is a unit vector, then find the magnitude of their difference। √3 होगा। ऊपर वाला जो मैंने काम किया, क्या वही सब चीज वही सवाल में पूछ दिया कि नहीं पूछ दिया? हाँ, √3 आंसर होगा। हाँ सर, √3। अब देखो क्या सवाल को पढ़ो, सर मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू सर 1 हो जाएगा सर। हाँ, यूनिट वैसे ही। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। सर 1 into √3 1 इंटू √3 बोला जाता है क्या, √3 बोलोगे ना। इफ दिस, नहीं, मैं बता रहा था सर। हाँ ठीक है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। अब देखो यहाँ से समझो, अगर तुमने ये चीज दिमाग में रख लिया कि अगर दो चीज का हम सम करते हैं, सम भी इक्वल आ जाए, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है, उसके लिए ना बहुत आसान हो जाएगा ये काम करना, ठीक है। नहीं तो काफी ये तुम्हें लेंथी प्रोसेस हो जाएगा करना। अभी तो मैं एक एक करके करूंगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, ऐसे करके मान लो कोई एक वेक्टर बना लो, एन सम क्या बोल दो, n1 प्लस n2, दो वेक्टर को ऐड किया गया यूनिट वेक्टर को, ठीक है। तो इसका हम इसका मैग्नीट्यूड लिखो, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ns का क्या कर दो, इधर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा लिखते हो ना, तो n1 यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस n2 यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू n1 n2 प्लस cos थीटा, ठीक है। अभी हमें थीटा पता नहीं है, लेकिन तुम लोगों को रिजल्ट में याद करवा चुका हूँ कि थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे ना। चलो एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से ns का स्क्वायर हो जाएगा, n सम का यूनिट वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू n1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से n2 यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स n1 n2 cos थीटा। चलो अब मान लो n यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब देखो क्या होता है, वेक्टर का जैसे ही हम कोई स्क्वायर करने का का मतलब क्या, n इंटू n कर दिया, तो ये चीज क्या होता है, ठीक है। अब ये वेक्टर नहीं होके ये चीज क्या होता है, मैग्नीट्यूड में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो n का मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है,
n का मैग्नीट्यूड, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 तो इधर से भी 1 लिखेंगे, इसको भी हम 1 लिखेंगे, इसको भी हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। 2 इंटू इसका भी मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे 1, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, तो ये से बताओ ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -हाफ हो जाएगा, और यहाँ से हम थीटा बराबर 120 डिग्री बोलेंगे। ठीक है सर। हाँ सर यहाँ पे हमने अपने जो स्क्वायर किया सर वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया? यहाँ तो पे कॉस भी तो हो सकता था। अरे ये डॉट प्रोडक्ट लिया ही नहीं, अभी ऐसे करके ना मल्टीप्लाई नहीं लिखते हो, 6 इंटू 3 लिखने लिखते हो 18, ये वाला मैंने लिखा। ये वेक्टर का भी हमने डॉट और क्रॉस का चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अब तुम कौन सा वाला मल्टीप्लाई लिखे बताओ, तुम्हें स्टार वाला मल्टीप्लाई लिख दे, ठीक है, फिर ठीक रहेगा। एक्चुअल में ऐसे होता है, देखो एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू जैसे वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी है, इसका तुमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका मतलब क्या होता है, तब जो ये फार्मूला में जाता है तुम ऐसे तुम नहीं देखोगे लिखा रहेगा वेक्टर ए का ऐसे करके स्क्वायर, इसके ऊपर वेक्टर बी का ऐसे करके स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ऐसे करके देखा है तुमने कहीं लिखा हुआ? ऐसे नहीं रहेगा। अगर ऐसे होगा तो ये मैग्नीट्यूड में होगा, ये ऐसे करके मैग्नीट्यूड में होगा। ओके, मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है ना, अगर तुमने उसका कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो वो चीज तुम्हारा स्केलर बन जाता है। लेकिन अगर हम वेक्टर का कंपोनेंट करेंगे, अभी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पर अभी नहीं गए हुए हैं, इसके बाद नेक्स्ट वही चीज हमारा आएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है ना, मेन लिखा हुआ तुम बुक में यही देखोगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। एक्चुअल में ये सब चीज क्या होता है, ए लिख दिया, वेक्टर ए को ए लिख दिया, मतलब ये चीज मैग्नीट्यूड में लिख दिया। मैग्नीट्यूड। हाँ, वही काम यहाँ पर जो ये n वेक्टर है, तो इसका मतलब ये चीज जो हमने इसका स्क्वायर किया है, आगे प्रोसीड किया है, ये मैग्नीट्यूड है। ये यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड में लिखा है, ये मैग्नीट्यूड लिखा है, ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल हमारा 120 डिग्री निकल आया। अब हमसे पूछा क्या गया, अब हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। अब इसका डिफरेंस किसका पूछा गया है, डिफरेंस का पूछा गया, ना कि सम का। सम के थ्रू हमने एंगल निकाल लिया, अब ये एंगल निकल गया ना, अब इसका हम यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस के लिए ऐसे करके एन डी लिख लो, यूनिट वेक्टर एन डी इक्वल टू डिफरेंस यहाँ पर, ठीक है, n1 माइनस n2 लिख लो। ठीक है, अब इसको इसको ओपन करो तो ये क्या हो जाएगा, एन डी का स्क्वायर, ठीक है, एन डी का स्क्वायर इक्वल टू n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू n1 n2, और क्या लिखेंगे cos थीटा। ठीक है, cos थीटा की जगह पर बताओ वैल्यू कितना लिखेंगे 120 डिग्री। ठीक है, ये डिफरेंस हम किस एंगल पे 120 पे लिखेंगे ना, आगे से हम 120 डिग्री निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से एन डी, अब बताओ, अब यहाँ से हम एन डी का हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो एन डी को हमें रखना है। ठीक है, तो यहाँ से एन डी स्क्वायर इक्वल टू इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ 1, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू कॉस 120 डिग्री होता है -हाफ। तो ये चीज हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा, एन डी का स्क्वायर इक्वल टू 3, और यहाँ से एन डी बराबर हो जाएगा रूट। ओके, अब यहाँ पर हमें पूछा गया था कि इनका डिफरेंस, ठीक है, सर एनडी तो यूनिट वेक्टर नहीं है सर, एन डी इज नॉट ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, नहीं है, एन डी यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है सर, इसके थोड़ा आगे स्क्रीन दिखाए तो आपको कि कुछ सर इधर नहीं, ये जो r इक्वल तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b लिखा है, इसके थोड़ा पीछे हो गया, नहीं सर, इसके पीछे ये वाला, ये तो तुम्हें नोट्स में मिल ही जाएगा ना। अभी कुछ पूछना है क्या? जी सर, ये और एक बार
इसको फिर से समझाना है। जी सर। अरे ये सवाल पूरा का पूरा तुम्हारा किससे रिलेटेड है, ये वाला जो मैंने बताया था। अगर किसी दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, उसका रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर ही आ रहा है। क्या बोला गया यहाँ पे, सवाल को पढ़ो। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। क्या होगा, अब देखो दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इसका अगर हम यहाँ पर, और इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो भी यूनिट वेक्टर, ये बता दिया गया है, लेकिन डिफरेंस के बारे में नहीं बताया गया है। तो ठीक है, इसीलिए हमने डिफरेंस पे यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं लगाया, यहाँ पर भी वेक्टर ही है। ओके, तो यहाँ से हमने इनका रिजल्टेंट निकाला, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, तो फिर किसी भी वेक्टर का, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे n1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और सम भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 1 1 कर दिया, इक्वल टू 2 इंटू n1, और n2 का भी मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 1, और cos थीटा निकालना है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 120 डिग्री। ठीक है, अब तुम्हें 120 डिग्री पे इनका डिफरेंस निकालना है, तो 120 डिग्री पे इसका डिफरेंस निकालना है। तो ये वाला टर्म n1 और n2 क्या है, जो वेक्टर जो स्टार्टिंग में ही दे रखा है हमें n1 और n2, वो क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर है, वो हमारा यूनिट वेक्टर गिवन है। तो यूनिट वेक्टर का फिर इसका फिर तुम फार्मूला लिखो रिजल्टेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे एक अंडर रूट करके लिखते, फिर स्क्वायर करते, तो एक टर्म मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम्हें। ओके, फिर हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो अब n1 और n2 तो यूनिट वेक्टर है, तो इसके जगह पर हम 1 और नीचे भी 1। ठीक है, फिर यहाँ पे n1 और n2 इन दोनों के भी जगह पर हमने 1 1 कर दिया, और cos 120 डिग्री पे हमें निकालना है, इसका वैल्यू हमने -हाफ कर दिया, तो यहाँ से nd का स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया, तो nd का वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है, आया समझ में? चलो ठीक है, अगला केस पे आता है। नेक्स्ट कौन सा केस नंबर है, 6। अब देखो दो वेक्टर है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर, ओके, और बोला गया है दोनों के बीच में ये गिवन है हमें थीटा लेस देन 90 डिग्री। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वो लेस देन 90 डिग्री है। ओके, तो इस वेक्टर को हम आगे की तरफ इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं ना, हमने ऐसे करके इसको शिफ्ट कर दिया। एक सेकंड, थोड़ा वेट करो, थोड़ा हैंग हो गया ये 1 नंबर। सर दुर्गेश सर का भी है था। अरे ये फंस गया, बुरी तरीके से फंस गया ये, कुछ आगे हो ही नहीं रहा है। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा। ये क्लास टाइम का लास्ट टाइम कितना है, क्लास खत्म होने का टाइम? 1 बजे सर। 1 बजे, 1 बजे 20 मिनट होगा सर। 1:30, 1:30 पे 20 मिनट तक सर, आपने 11:50। ये हैंग हटेगा तभी तो मैं कुछ करूंगा ना, दूसरा शेयर करने का भी ऑप्शन दे ही नहीं है। तो सुधार हुआ सर, रिपीट फायर में जाना। चलो हाँ, आ गया, सही हो गया। अब देखो थीटा गिवन था कि लेस देन 90 डिग्री है, मतलब थीटा क्या, दोनों वेक्टर के बीच में। अगर इसको पॉलीगन बनाओ, ठीक है, पॉलीगन बता रहा हूँ इसको ना,
पैरेललोग्राम बना लो, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये इसको वेक्टर को एक इधर शिफ्ट करोगे, एक इधर शिफ्ट करोगे, करोगे कि नहीं करोगे बताओ। ठीक है, तो अगर यही वेक्टर बी को हमने इधर शिफ्ट कर दिया और ए को इधर हमने शिफ्ट कर दिया, यही केस हुआ। और क्या हमारा जो थीटा है, ये यहाँ पर भी थीटा लेस देन टेल टेल मिल रहा है तो होना चाहिए, और यहाँ पर भी अगर इस वेक्टर को थोड़ा सा ए को अगर आगे की तरफ ऐसे करके शिफ्ट कर दे तो ये एंगल क्या है हमारा, सर ऊपर वाले पर ये आना चाहिए सर। थीटा लेस देन 90 डिग्री। क्या बोला ऊपर वाला, ओहो सॉरी, ऊपर वाला ये होना। अब तो इतना समझदार हो तुम लोग, सही कर लो। हाँ, तो थीटा 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ इनके बीच से क्या एक रिजल्टेंट निकलेगा कि नहीं बताओ। एक रिजल्टेंट मैं निकाल रहा हूँ इसके बीच से, ऐसे करके इसको नाम दिया मैंने R1। ठीक है, इसको मैंने दिया R1 नाम दिया। तो बताओ R1 लिखाओ, R1 क्या लिखोगे, अगर R1 वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखोगे बताओ। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बोलेंगे ना, टेल हेड R1 तो रिजल्टेंट बता रहा है, यहाँ से इन दोनों को देखकर लिखोगे ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखोगे। चलो, क्या एक और डायगोनल होगा इसमें, कोई दूसरा डायगोनल भी नजर आ रहा है, बी का एरो कुछ ऐसा होगा, एक और डायगोनल दिखेगा क्या। डायगोनल समझते हो ना, एक अगर मैं स्क्वायर बनाऊं या रेक्टेंगल कैसे भी बनाऊं, एक ऐसे कट होता है, एक ऐसे कट होता है, क्या इससे ज्यादा डायगोनल पॉसिबल है क्या। यहाँ पे रिजल्टेंट हमारा डायगोनल का काम कर रहा है, एक तो हमने निकाल लिया, दूसरा भी निकलेगा यहाँ पे। दूसरा कैसे बनाओगे, दूसरा डायगोनल कैसे बनाओगे, दूसरा चलो तुम ऐसे बना लो, मैंने ऐसे करके बना लिया। अगर अगर ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है, मैक्सिमम या रोम्बस है, कितने डायगोनल पॉसिबल हो सकते हैं बताओ, दो ही होगा। एक दूसरा डायगोनल मैंने ऐसे बना लिया, इसको बोल रहा हूं मैं R2। चलो R2 लिखाओ, R2 कैसे लिखेंगे, R2 कैसे लिखोगे, माइनस बी होगा सर, R2 कैसे लिखोगे, b माइनस ए। फैक्टर ए माइनस फैक्टर बी। हाँ, तो ऐसे लिख लो फिर, a प्लस ऐसे करके लिख सकते हो ना, वेक्टर a प्लस वेक्टर R2 इक्वल टू वेक्टर b, ऐसे करके लिखा जा सकता है ना। एक ट्रायंगल देखो हाँ सर। दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को, ये पहला मैं इधर चल रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं इधर चला, फिर मैं इधर चला, इन तीनों में। ओके, सर R2 का डायरेक्शन एक के तरफ ले सकते हैं क्या सर। R2 का डायरेक्शन ए की तरफ ले सकते हैं, मैंने अभी यही डायरेक्शन लिया। ठीक है, ठीक है सर। ओके, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ दो डायगोनल होते हैं, तो यहाँ से R2 क्या लिखोगे, R2 बताओ क्या लिखोगे, वेक्टर b माइनस वेक्टर a लिखोगे। ठीक है, अगर अब तुमसे मैं पूछूं, अब यहाँ से देखो जो जेई वाले हैं ना, उनको ये सब टाइप का सवाल बहुत तंग करेगा। ठीक है, नीट में तो इतना नहीं आ सकता। अब देखो यहाँ पे बताओ कि तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, बताओ कि R1 रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर R1 और रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R2, दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों इक्वल है, बड़ा है, छोटा है, क्या है, कौन बड़ा है, R1 सर। R1 देख लो, R1 बड़ा है। हाँ बिल्कुल, क्या कौन बड़ा है, R2 बड़ा है, R1 बड़ा है, R1 बड़ा होगा ना, R1 सर, R1। R1 बड़ा होगा। ठीक है, R1 बड़ा होगा, क्योंकि देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखोगे। ये मैं लिख रहा हूँ R1 के लिए, अगर कोई R2 लिख रहा होगा तो वो क्या लिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, दोनों के लिए थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री। बताओ cos 0 पे क्या होता है, cos 0 पे कितना होता है, 1 होता है। फिर cos 30 पे कितना होता है, cos 30 डिग्री पे √3/2 होता है। फिर cos 60 डिग्री पे कितना होता है, हाफ होता है। फिर cos 90 डिग्री पे क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अगर कोई एक वैल्यू दोनों में लेकर देख लो ना, तो बताओ कौन सा वैल्यू बड़ा होगा। अगर तुम cos 0 पर जाकर देखोगे तो बताओ कौन बड़ा होगा, R1। फिर cos 30 पे लेकर देखो तो कौन बड़ा होगा, R1। cos 60 पे देखो, तुम्हें ना 90 इक्वल वाला 90 नहीं लेना है, लेस देन वाला बोल रहा है। ठीक है, इन तीनों केस को लेकर देखोगे तो ऑब्वियस है R1 बड़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे,
नहीं सर। तो यहाँ पर तुम आगे एक लाइन और बोलोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी ग्रेटर होगा हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसी का अब अगला केस 6 देखते हैं। क्या लिख दिया तुमने? केस 6 ओके। अब केस 6 में जब बोल रहा हूँ कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है, इक्वल वाला भी नहीं है, थीटा जब ग्रेटर देन 90 डिग्री हो उस केस में बताइए अब दो डायगोनल बनेंगे R1 और R2, ठीक है, तो कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, और R1 और R2 जिस ऑर्डर में तुमने पहले लिया था ना उसी ऑर्डर में लेना, ठीक है। अब चलो मैं बना देता हूँ, मैं डायग्राम बना देता हूँ तुम्हारे लिए कि अब जैसे तुम क्या लोगे, वेक्टर ए ऐसे लोगे और बी को क्या लेना है 90 डिग्री पे लेना है, तो थोड़ा इस टाइप से लोगे वेक्टर बी को। अब इसको थोड़ा सा और इसको बना लो, पैरेललोग्राम बना लो, तो कुछ ऐसा आ जाएगा तुम्हारा, आएगा कि नहीं। ये वाला हमारा वेक्टर बी है और ये वाला हमारा वेक्टर ऐसे करके बनाओगे, ये वेक्टर हमारा क्या है ए है, ठीक है। और बोलोगे ये इसको थोड़ा हम आगे शिफ्ट कर देंगे तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये भी एंगल हमारा थीटा है। अब दो डायगोनल, अब जो पहले केस में किस अनुसार से ले रहे थे, एक तो ए और बी है, तो एक तो रिजल्टेंट हमारा ऐसे निकलेगा R1, एक दूसरा ना ऐसे ले लो, दूसरा वाला इस हिसाब से ले लो, ये R2 ले लो। अब मैं सवाल यहाँ पर क्या है, अब तुमसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, कि बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ R1 और मैग्नीट्यूड ऑफ R2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तुम्हें करने का तरीका मैंने R2 पीछे बड़ा बताया। है। R2 बड़ा है। R2 बड़ा है। R2 ठीक है, ये तो अभी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो लेकिन तुम्हें यहाँ पे देखना, अगर तुम R2 को बड़ा बोल रहे हो तो इसका मतलब है तुम बोल रहे हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी और ग्रेटर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, इसका मतलब फिर तुम ये बोल रहे हो, ठीक है। ये पॉसिबल है हाँ क्या, सर। ये पॉसिबल है क्या, हाँ ये पॉसिबल है क्या, है सर। है ना, क्यों नहीं पॉसिबल है। नहीं थीटा सर। हमें 90 से ऊपर लेके जाना है, 90 से, अब थीटा का जो वैल्यू है वो 90 से ऊपर लेके जाएंगे। बताओ थीटा 90 से ऊपर कुछ वैल्यू तुमने पढ़ा होगा, ठीक ना, कॉस का वैल्यू माइनस हो जैसे जाएगा। cos 120 वो माइनस हाफ हो जाएगा, हाँ, तो जो माइनस वाला जो अब टर्म है ना डिफरेंस वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सर फिगर में तो डायरेक्ट से लिखा है। इसमें हाँ तो सर। सर अब क्या फिगर में, फिगर से पता चलता है सर, कैसे? हाँ फिगर से सर। पता चल रहा है किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है किसका छोटा है, हाँ ठीक है। हाँ। अगर तुम फिगर से हाँ, एक्सप्लेन कर दे रहे हो तो और बढ़िया बात है ना, तो तुम्हें वैसे नोट पॉइंट के थ्रू भी तुम्हें इसे याद रखना है। एक सुनो मेरा, तो इसका नोट पॉइंट है when angle between two vectors is less than, when angle between two vectors is less than 90 degree, less than 90 डिग्री, तो अगर 90 से लेस देन है तो इसे हम एक्यूट भी बोलेंगे, एक्यूट देन वेक्टर एडिशन। सर एक क्या एक्यूट का मतलब क्या है? एक्यूट एंगल नहीं जानते हो नहीं सर। सूक्ष्म कौन बोलते हैं क्या, क्या सर? बोल- सूक्ष्म कौन? पता चल गया। अरे when angle between two vector, acute angle होता है ना थीटा लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, थीटा लेस देन 90 डिग्री इसको बोलते हैं एक्यूट, और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो इसको हम क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज, ओके। हाँ अच्छा, मान लो जो असमीज मीडियम में हो और उसको इंग्लिश मिल जाए तो उससे डरो मत। अरे मुझे असमीज का ना बस की खबर आता है और कुछ नहीं।
when सर एक angle बार सर आपको आता है क्या समीर? समझ सर जाता एक बार ऐसा मत बोलो। सर की खबर हूँ। सब बाल चलो बुझी पैसा। हाँ सर पैसे चलो ठीक है। सर When- हाँ क्लास में जब रहते हैं ना रेगुलर तो ये सब बातें होता है, ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में ना करने में बनता नहीं है। और जब ऑफलाइन होगा तुम लोग क्लास को और ज्यादा एंजॉय करोगे। अभी कुछ एक का क्लास स्टार्ट हुआ है। व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज लेस देन 90 डिग्री देन वेक्टर एडिशन इज मोर देन वेक्टर सब्ट्रैक्शन। Vector subtraction and measure diagonal of parallelogram represent vector addition and minor diagonal represent सर मेजर ने सब्सट्रैक्शन डिनोट नहीं करते हैं क्या सर? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो नोट पॉइंट को समझो। व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, अभी लेस देन 90 डिग्री का हम बात कर रहे हैं। देन वेक्टर एडिशन इज मोर देन वेक्टर सब्ट्रैक्शन, बताया था, आ भी गया था। एंड मेजर डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट वेक्टर एडिशन और माइनर डायगोनल रिप्रेजेंट वेक्टर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर जब हम ऐड कर रहे थे तो बताओ जो मेजर डायगोनल कौन सा है, R1 है। R1 क्या कर रहा है हमारा, एडिशन परफॉर्म कर रहा है। R2 क्या हुआ था हमारा, छोटा आया था, वो क्या कर रहा है हमारा, सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट भी है ऑब्ट्यूज का। तो ऑब्ट्यूज का दूसरा पॉइंट ना कल के क्लास में, सर आसपास कब तक चलेगा? नहीं बस एंड कर देता हूँ, अब मेरा अभी दूसरा क्लास भी स्टार्ट होने वाला। तो आज का क्लास बस यहीं तक रखते हैं। ओके, नोट्स मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। देखो अगर समझ में आ जाए ना तो रिकॉर्डिंग मत दे देना सर। सर क्या, हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग सर अभी दे देना सर। ओके ठीक है, मैं अभी अपलोड होने में जो टाइम लग जाए तो मैं वीडियो हाँ। रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा, नोट्स भी मैं सेंड कर दूंगा। अगर तुम लोगों को क्लास में समझ में आ जाए ना तो डायरेक्ट नोट डाउन करो। अब जैसे मैंने जो चीज पढ़ा रखा है सीट मटेरियल का, एक एक सवाल उसको खोजो इस टाइप का, फिर उसको सॉल्व किया करो। फिर कुछ डाउट हो, सवाल समझ में नहीं आए तो वो पूछा करो। ठीक है, तो बाकी आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, ये सैटरडे तक खत्म हो जाएगा वेक्टर। तो चलो आज के लिए बाय, मिलते हैं फिर हम कल के क्लास। सर क्यों एचसी सर? वर्मा का दे देना सर। अच्छा ठीक है, मैं एससी वर्मा का इसमें इंक्लूड कर दूंगा। वीडियो दे देना सर। ओके चलो, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू सर।